स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये है रोल ऑफ जीनोमिक एनालिसिस एंड न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन इन टैक्सोनॉमी। और ये जो रोल है वो हम बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के बेस पर देखेंगे। तो यानी कि जीनोम जो हमारी बॉडी के अंदर होता है उस जीनोम के विश्लेषण का और साथ ही साथ जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनके संकरण का क्या योगदान है वर्गीकरण विज्ञान में, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है और औरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, रोल ऑफ जीनोम एनालिसिस एंड न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन इन टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जीनोमिक डीएनए जो होता है उसमें जीसी कंटेंट यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन की जो मात्रा है उसको ज्ञात करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जीनोम में उसकी मात्रा जो है वो कितनी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके जीनोम में जीसी कंटेंट जो है वो अलग अलग होता है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो जीनोम है वो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स का है या डिस्टेंट रिलेटेड ग्रुप्स का है। तो ये जो है टैक्सोनॉमिक डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। स्पेशली जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं तब जीनोम एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रोजेलो मोरा एंड अमान ने 2001 में, जॉनसन एंड विटमैन 2007, टिंडल एट ऑल 2010 एंड मिसाबाहा एट ऑल 2011 में इन्होंने इसे रिपोर्ट किया और इसे समझाया। ठीक, जीसी कंटेंट को एस्टिमेट करने के लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाती है। तो पास्ट में जो टेक्निक यूज की जाती थी वो थी थर्मल डिनेचुरेशन, जो मामर एंड डॉटी ने 1962 में यूज की थी। बर्न डेंसिटी इन सीजियम क्लोराइड ये सिटक्रो एट ऑल ने 1962 में की थी। मेल्टिंग प्रोफाइल अवन एट ऑल ने 1969 में यूज की थी। जबकि अगर मॉडर्न टेक्निक्स की बात करें तो जीनोम एनालिसिस जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स द्वारा किया जाता है, जो है HPLC को एट ऑल 1977, मसबाहा एट ऑल 1989 एंड रियल टाइम PCR मोरेरिया एट ऑल 2011। यानी कि हम जीसी कंटेंट की मात्रा को ज्ञात करके ग्रुप्स को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो सारे के सारे मेथड हैं वो कन्वेंशनल मेथड हैं जिन्हें परंपरागत विधियां कहते हैं, जो कि इनडायरेक्ट है, जिसमें हम कंप्लीट जीनोम में जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनकी मात्रा ज्ञात नहीं करते, लेकिन उनके अंदर कितना ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट या डाइजेस्ट करते हैं। लिटरेचर डाटा जो है वो इंडिकेट करते हैं कि किसी स्पीसीज के अंदर जीसी कंटेंट की मात्रा जो है वो 3 मोल% वेरिएशन वाली हो सकती है, जो कि मसबाहा एट ऑल ने 2011 में रिपोर्ट किया था, या फिर 5 मोल% तक वेरिएशन जो है वो शो होता है, जो कि रोजेलो मोरा एंड अमान ने 2001 में रिपोर्ट किया था। अब ये तो हुई जीनोम एनालिसिस की बात। अब डीएनए टू डीएनए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एक नॉन डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको जब आप किसी दूसरे डीएनए से हाइब्रिडाइज कराते हो तो क्या होता है, उसके अंदर जो सिमिलर कंटेंट हैं वो आपस में क्या होते हैं, नया जो स्ट्रैंड बनाने के लिए उसके साथ में जुड़ जाते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि उन दो डीएनए में कितनी सिमिलरिटी है या कितनी वेरिएशन उनके न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रेजेंट है। तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें 70% से कम या ज़्यादा सिमिलरिटी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन इसका जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि दो स्पीसीज के बीच में जो है सिमिलरिटी उसके जीनोम में कितनी है ये पता लगाना है। बर्नन 1973, वाइने एट आल 1987, स्टेकब्रैंड एंड गोबेल 1994, रोजेला मोरा एंड अमान 2001, जॉनसन एंड विटमैन 2007 एंड टिंडल एट ऑल 2010 ने इनके ऊपर रिसर्च की थी। ये जो है इसका किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दो स्पीसीज के बीच में या न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को हम किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से यूज करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर है जीनोम टू जीनोम डिस्टेंस
कैलकुलेटर, जिसे शॉर्ट में GGDC कहते हैं, वेब सर्वर, GGDC वेब सर्वर वर्जन 2.0 का यूज हम न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन में जो सिमिलरिटी को एस्टिमेट करने के लिए करते हैं। ये ऑच एट अल ने 2010 में दिया था और मियर कुथॉफ एट अल 2013 में इन्होंने इसका यूज किया था। अब हम कुछ टेक्निक्स देख लेते हैं जो जीनोम एनालिसिस और न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन दोनों में ही यूज की जाती है। इसमें से पहली टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक ऐसी टेक्निक है जो जेल और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करते हुए की जाती है और इसके अंदर बेसिकली हम हायर और लोअर मोलिकुलर वेट के कंटेंट को पता करते हैं, ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर हम हायर एंड मॉलिकुलर वेट की प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है ये एक मॉलिकुलर टेक्निक है जो कि प्रोटीन्स की स्टडी करने में और उनको उनकी मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करने में हेल्प करती है और साथ ही साथ प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। जिस मीडियम में इस प्रोटीन्स को रन कराया जाता है उस मीडियम का जो पीएच होता है उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है उनमें एम्फोट्रिक यानी कि उभयधर्मी प्रॉपर्टी होती है और वो मीडियम के पीएच के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो उस बेस पर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। जिस जेल में प्रोटीन को ट्रेवल कराया जाता है या रन कराया जाता है अलग अलग इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट के साथ, उसे कहते हैं पॉलीएक्रिलएमाइड जेल। और जब हम पॉलीएक्रिलएमाइड जेल का यूज करते हैं तो इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम PAGE पेज कहते हैं, पॉलीएक्रिलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो प्रोटीन बैंड बनते हैं। जब हम जेल में प्रोटीन को रन कराते हैं तो उनके साथ में एक डाई भी रन करती है और उनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स के बैंड वहां पर बन जाते हैं। तो जो बैंड सिमिलर लेवल पर आ रहे हैं इसका मतलब है कि वो प्रोटीन जो हैं वो लगभग सिमिलर हैं या हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं। जॉनसन ने 1972 में हेक्साप्लॉइड व्हीट ट्रिटिकम एस्टिवियम के ऊपर स्टडी की और इन्होंने इस इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है इसके बेस पर जो एस्टिमेशन होता है उसको सपोर्ट किया और उन्होंने यह कहा कि ट्रिटिकम एस्टिवम जो हेक्साप्लॉइड व्हीट है इसका ओरिजिन हुआ है एजिलोप्टोस्की एंड ट्रिटिकम डायोकोकम के क्रॉस से। क्रॉफोर्ड और जूलियन ने 1976 में स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि चिनोपोडियम जो है, चिनोपोडियम स्पीसीज में जो वेरिएशन पाए जाते हैं या उनके अंदर फ्लेवोनॉइड और प्रोटीन में जो सिमिलरिटी पाई जाती है उन्हें हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू एस्टिमेट कर सकते हैं। चिनोपोडियम एट्रोविरेंस एंड चिनोपोडियम लेप्टोफिलम, ये जो है इन्हें हम फ्लेवोनॉइड पैटर्न के बेस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन्हें दूसरे सीड प्रोटीन स्पेक्ट्रा के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। चिनोपोडियम डेसिकेटम और चिनोपोडियम एट्रोविरेंस जो हैं वो क्लोजली सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनके सीड प्रोटीन्स जो हैं उनमें सिमिलरिटी शो होती है, लेकिन इनकी जो फ्लेवोनॉइड कंटेंट है उनके अंदर डिफरेंट शो होता है। इसके बाद है डीएनए एंड आरएनए हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि डीएनए तथा आरएनए संकरण। इस मेथड में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसे सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद उसे रीएसोसिएट करते हैं एक नॉन स्ट्रैंड के साथ में, ठीक है, वापस से उसकी एनिलिंग की जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि उन दो डीएनए के बीच में सिमिलरिटी कितनी है या उनमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उनके अंदर कितनी सिमिलरिटी पाई जा रही है। तो डीएनए की इंपॉर्टेंस और वैल्यू को हम टैक्सोनॉमी में यूज करते हैं और स्पेशली एक ग्रुप है स्किका बाइफोलिया अलायंस, ये एक प्लांट ग्रुप है। इसके अंदर हम जब डीएनए टू डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो इनका कांस्टेंट बेस नंबर है वो x = 9 है और इसके कुछ एविडेंस भी हमें पता चले हैं कि किस तरीके से इनके स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसी तरीके से जब ट्रिटिकम, होडियम और सिकेल का डीएनए एनालिसिस किया गया, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया, तो पता चला कि ये जो 3 जीनस हैं इनमें से ट्रिटिकम जो है वो सिकेल से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है होडियम के कंपैरिजन में,
इसके बाद है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि डीएनए बहुरूपता। तो डीएनए सीक्वेंस डेटा जो है उसके द्वारा हम कुछ ग्रुप्स में या दो ग्रुप के अंदर फाइलोजेनेटिक रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके अंदर कौन से सीक्वेंस यूनिक हैं और कौन से सीक्वेंस में सिमिलरिटी देखने को मिलती है दो डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसमें हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ये सीक्वेंस जो है उन्हें हम जेनेटिक मार्कर के रूप में यूज कर सकते हैं ताकि हम टारगेट टैक्सा को आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश कर सकें और एक फाइलोजेनेटिक ट्री का फॉर्मेशन कर सके। ये प्रोसीजर जो है इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, यानी कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही एक नाम है। इस मेथड का यूज जो है प्रेजेंट टाइम में फॉरेंसिक साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसमें अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो किसने किया है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए फिंगरप्रिंटिंग मेथड बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को ज्ञात करने के लिए वैरायटी ऑफ टेक्निक्स का यूज किया जाता है। हर एक जो टेक्निक है उनकी अपनी लिमिटेशन है और अपनी एडवांटेजेस है, यानी कि अगर उनको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाए तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई एक मेथड बहुत अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन दूसरे मेथड की उसके अंदर लिमिटेशन हो सकती है। नए मेथड जो हैं वो लगातार डेवलप किए जा रहे हैं ताकि हम जो है इस बढ़ते हुए क्राइम को रोक सके, या हम ये कह सकते हैं कि क्राइम करने वालों को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज प्रोसीजर्स हैं जो कि पॉलीमॉर्फिज्म में यूज किए जाते हैं वो है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे शॉर्ट में कहते हैं SNPS, एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि RFLP। तो ये जो टॉपिक था, जो सीरीज थी अलग अलग ब्रांचेस की टैक्सोनॉमी से रिलेशन की, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इसके बाद जो है इस यूनिट में आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो टैक्सोनॉमिक फैमिलीज हैं, एंजियोस्पर्मिक जो फैमिलीज हैं उनकी टैक्सोनॉमी के बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद फाइलोजोनी ऑफ एंजियोस्पर्म है, एंड देन ये यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी यूनिट के एक और टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। थैंक यू।